नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज खूब बरस सकते हैं बदरा। 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 121 मार्ग बंद। पिथौरागढ़ में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज सावन का दूसरा सोमवार। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। परवान पर कांवड़ यात्रा। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह बंद। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज। अभी तक विधायकों के आए 430 सवाल। सेशन को लेकर तारीख नहीं हुई तय। हल्द्वानी के दमुआ डूंगा क्षेत्र में मालिकाना हक मामले में सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर उठाए सवाल। कहा हाईकोर्ट में केस विचाराधीन। जोशीमठ में जंगली जानवरों का आतंक। खेतों में फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। किसानों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। सोमवार को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना। राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। एसएन पंत, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। किन किन क्षेत्रों में ये अलर्ट है और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल मानो, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और कई बार इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है, कहीं बादल फटने से या फिर यूं कहें कि पहाड़ के धड़कने से लगातार कई गांव, कई घर जमींदोज हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि 24 घंटे पहले किस प्रकार से टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बाकायदा पूरे के पूरे गांव के ऊपर मलबा आने से पूरे गांव को खाली करा दिया गया है और लोगों को ऊंचाई वाले इलाके में विस्थापित किया गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को रसद और आवश्यक जो सामग्रियां हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरीके से जो हाईवे हैं, जो ब्रांच सड़कें हैं, वो लगातार बाधित हो रही हैं, ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो रहा है और राज्य में एक कांवड़ यात्रा चल रही है, दूसरी चारधाम यात्रा चल रही है। उसके मद्देनजर भी सरकार ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर बाकायदा अपना डेस्टिनेशन तैयार करें और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से परहेज करें। इसके अलावा अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने 6 जिलों में बाकायदा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजधानी देहरादून समेत चंपावत है, आपका पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई और बाकी जिलों में मध्यम से आंशिक वर्षा होने के संकेत दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आपदा प्रबंधन की टीम जिस तरीके से लोगों को अलर्ट कर रही है, जो नदी है, नाले हैं, नदियों के किनारे जाने वाले लोगों को परहेज करने की सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है और लगातार एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम नदी किनारों गश्त कर रही है। कहीं पर किसी तरीके की कोई सूचना मिलती है जिसको तत्काल प्रभाव से वहां पर लोगों को राहत और बचाव का कार्य जारी रखा जा सकेगा। पर कुल मिलाकर के जो लगातार बारिश हो रही है उससे जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।
पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी तहसील ग्राम सभा पत्थरकोट में लगातार हो रही भूस्खलन से रतगड़ी तोक, भैंसखाली तोक, तल्लाधुरा तोक के सभी परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। विधायक हरीश धामी के निर्देशानुसार तल्लाधुरा, भैंसखाली पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों की हालचाल जाना और खतरे की जद में आए परिवारों को तहसीलदार बंगापानी के निर्देश अनुसार सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। एक सप्ताह से बंद पड़ी मोटर मार्ग को शीघ्र खोलने के लिए विधायक हरीश धामी ने संबंधित विभाग को आदेशित किया है। क्षतिग्रस्त हुई आलू राजमा की फसलों का भी मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़ी हुई स्थानीय पिथौरागढ़ जिले के धारखेत, गैला, पत्थरकोट, तोमिक PMGSY मोटर मार्ग पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़ी हुई है। स्थानीय समाजसेवी विक्रम दानू ने बताया कि PMGSY विभाग धारचूला को बार बार मोटर मार्ग खोलने की मांग करने के बाद ही अभी तक मोटर मार्ग नहीं खोला गया है। वहीं गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र मोटर मार्ग नहीं खोलने पर बंगापानी में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए आज से 2 अगस्त तक बंद रहेगा। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है। 22 जुलाई से शुरू हुई है कांवड़ यात्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली हरिद्वार मार्ग को बंद कर दिया गया है, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी है? ये कब तक बंद रहेगा? क्या आम जनता इस पर चल पाएगी या नहीं? निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांवड़ियों की उमड़ती हुई भीड़ है उसको देखते हुए दिल्ली देहरादून जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। और हाईवे पर क्योंकि दोनों ओर से कुछ कांवड़िए जो है उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ कांवड़िए उत्तराखंड की सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में जो भीड़ नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि अगले 24 घंटे में, आज सावन का दूसरा सोमवार है और अगले 24 घंटे में जो है फिर से एक बार कांवड़ियों की जो है संख्या में तेजी बढ़ने की उम्मीद प्रशासन को लगी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद कर दिया। इसके साथ ही साथ अगर हम हरिद्वार प्रशासन की बात करें तो हरिद्वार प्रशासन से जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है वो ये है कि जो मेरठ है यूपी का, वहां से तकरीबन रविवार को 4 लाख कांवड़िए हरिद्वार की ओर रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं एक भारी संख्या में जो कांवड़ यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है। क्योंकि हरिद्वार ही के 4 धाम यात्रा का जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां पर 4 धाम यात्रा भी चल रही है। और इसके साथ ही साथ जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल भी लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है भीड़ को किस तरीके से क्राउड को मैनेजमेंट किया जाए, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर दी है। वहीं हरिद्वार में अब पूरी तरीके से जो ई रिक्शा है, ऑटो है, इनको बैन कर दिया गया है 2 अगस्त तक। यानी कि 2 अगस्त तक आम जनमानस के लिए भी काफी परेशानियां वहां पर होंगी। लेकिन प्रशासन हिमांशु, ऐसे में बड़े ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा? ट्रक हुई, बस हुई, क्या ये ट्रांसपोर्ट चल पाएंगे या इनको भी बंद किया गया है? निश्चित रूप से भानु, जिस तरीके से हाईवे पर लगातार पहले बाहर से वाहनों का आवागमन जारी था, आज इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हालांकि जो भारी वाहन है वो तो 2 अगस्त तक पूरी तरीके से बैन है, लेकिन जो यात्रियों की अगर बात कर रहे हैं जो लगातार दिल्ली देहरादून के बीच आवागमन करते हैं, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा अल्टरनेट जो रास्ते हैं इस मार्ग से दिल्ली से देहरादून पहुंचते हुए अल्टरनेट मार्गों पर जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा है, यात्रियों को उन रास्तों से भेजा जा रहा है। चाहे हम मेरठ की बात करें तो मेरठ से छोटा हरिद्वार नजदीक पड़ता है, तो छोटा हरिद्वार से एक जो सड़क है वो सीधे रुड़की पहुंचती है, लेकिन वो हाईवे को कहीं पर
पर भी टच नहीं करती। तो जो अल्टरनेट रास्ते हैं उन रास्तों के जरिए जो है ट्रांसपोर्टेशन को प्रशासन लगातार उसमें उनका संचालन कर रहा है। और साथ साथ जहाँ पर दिक्कत हिमांशु, जिन अल्टरनेट रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, क्या वे रास्ते पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में जो मार्ग हैं, मेन हाईवे हैं, वो भी बंद हुए जा रहे हैं। और अगर अल्टरनेट रास्ते की तरफ से जनता को या अन्य सवारियों को भेजा जाएगा तो क्या वे सुरक्षित हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि ये अल्टरनेट जो रास्ते अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की यात्री की सुरक्षा की अगर आप बात करें तो अल्टरनेट यात्री अल्टरनेट रूट है उनकी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराने रूट है जो देहरादून के लिए आते हैं, हरिद्वार के लिए आते हैं, उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो उन रूटों पर पुलिस प्रशासन की पहले से चौकियां बनी हुई हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन हमेशा अब भी तैनात रहता है। अल्टरनेट रास्ते की बात करें तो गांव में जो अल्टरनेट रास्ते गांव से होते हुए आते हैं तो वहां पर चौकियां हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का सबसे ज्यादा रूट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 50-100 किलोमीटर के आसपास इस हाईवे की रेंज होगी। लेकिन यूपी पुलिस ने भी इसको लेकर पहले से तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि सभी को पता है कि सबसे ज्यादा कांवड़िया उत्तराखंड में जो आते हैं वो सहारनपुर, रुड़की के नजदीक जो मुजफ्फरनगर या मेरठ या फिर जो अन्य शहर हैं वहां से बड़ी मात्रा में अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कांवड़ के जरिए नीलकंठ ले जाते हैं, गोमुख ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूर दराज हरिद्वार से जो कांवड़ उठा के गंगोत्री की ओर गए थे, गोमुख कांवड़ लेने के लिए गए थे नीलकंठ में, जिन्होंने शिव के लिंग पर जलाभिषेक किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब वापस जा रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि ये आखिरी चरण में पहुंचने वाला है कांवड़, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले से सख्ती अपनानी थी। और इसी के तहत प्रशासन को ये उम्मीद पहले से थी कि जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा मतलब अधिक संख्या में उत्तराखंड पहुंचने वाला है। तो इसको लेकर यूपी से लेकर और उत्तराखंड तक पहले तैयारियां कर दी थी। इसके साथ ही साथ अगर बात करें जी बिल्कुल, क्योंकि जो नजदीकी बॉर्डर है वहां पर भी इसको लेकर तैयारियां कर दी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां मानसून सत्र का आगाज हुआ है। और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है। और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की। डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते। बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सीटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की। टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है। और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्सरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सावन महीने के दूसरे सोमवार को भक्तों ने हरिद्वार के दक्ष महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पुजारी ने बताया कि हर साल सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ये भगवान शिव का ससुराल है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ गंगा जल चढ़ाने आते हैं। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार पर उत्साह दिख रहा है।
श्रद्धालु सुबह से शिव मंदिरों में पानी चढ़ा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। कई श्रद्धालु गंगा समेत देश की पवित्र नदियों में डुबकी भी लगा रहे हैं। पूरे देश का माहौल शिवमय है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति श्रावण के महीने में, हर श्रावण के महीने में जिस प्रकार की भीड़ रहती है मंदिरों में, वैसी ही भीड़ है। और ये भगवान की ससुराल है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, इसलिए इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के ऊपर गंगा जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ की मान्यता यह है कि प्रभु जो है पूरे महीने सावन जो है यहीं रहते हैं, भोलेनाथ जी सबसे बड़ी मान्यता है। और दूसरी बात यह है, ये जो है भोले की ससुराल है, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ से लोगों की श्रद्धा जो है पूरी हो जाती है। बहुत मान्यता है यहाँ पर सभी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान शिव को कहना है कि सावन में यहीं पर भगवान शिव वास करते हैं, सावन में, क्योंकि ये इनकी ससुराल है। अगस्त में होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से जहां तैयारियों को मुकम्मल रूप दिया जा रहा है, वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र भराड़ीसैंण हो या देहरादून, विधानसभा पूरी तैयार रहती है। वहीं इसी क्रम में कहा कि सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं। बताया कि सरकार जैसे ही सत्र की तारीख तय करेगी, उसी के अनुरूप विधानसभा कार्य करेगी। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। तो वहीं दीपक बलूटिया ने भाजपा के कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बाकायदा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति दमुवा ढूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी भाजपा के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दीपक ने कहा कि आखिर जब जवाहर ज्योति दमुवा ढूंगा क्षेत्र को बंदोबस्ती करने को लेकर पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर कैसे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के दफ्तर में इस मुद्दे को लेकर विधायक ने चर्चा की। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआ ढूंगा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआ ढूंगा में 100% आबादी है और यहाँ सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है। सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिताजी प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मांगेराम की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय मांगेराम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जिन सिद्धांतों को लेकर मांगेराम जी ने अपना जीवन जिया, उसी सिद्धांतों को उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। तीनों ही पुत्र सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रसर रहते हैं। स्वर्गीय मांगेराम जी की आज 21वीं पुण्यतिथि है और जिस प्रकार से पूरे इस क्षेत्र में शिशु मंदिरों की श्रृंखला की स्थापना करने की बात हो,
सामाजिक कार्य करने की बात हो, केशवपुरी बस्ती बसाने की बात हो, या इस प्रकार से चाहे यहाँ धर्मशाला जब नहीं थी धर्मशाला बनाने की बात हो, अनेकों लोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने की बात हो, शाखाएं लगाने की बात हो, और यहाँ कभी भी किसी को कोई दिक्कत आए तो एक अच्छी सलाह देने की बात हो, तो उसके लिए पूज्य पिता मांगेराम जी का नाम यहाँ बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लोग लेते हैं। मांगेराम जी हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को संघ के स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया और राष्ट्र निर्माण में बहुत सारे युवाओं को आने का अवसर दिया। क्योंकि मांगेराम जी से मेरा भी कुछ समय परिचय रहा है, संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो आज उनकी इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में नमन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके दिए हुए मार्ग के कारण से बहुत सारे आज हमारे विद्यालय बने, बहुत सारे हमारे सेवा के कार्य चल रहे हैं और बहुत सारे मोहल्ले और बस्तियाँ या गांव जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया वो आज हमारे बसे आज उनके परिवार जमे हुए। जैसे मांगेराम जी के सामाजिक क्षेत्र में लंबे जंगली जानवरों का आतंक जोशीमठ के ग्रामीण इलाकों में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि लगातार जंगली सूअर आए दिन जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में देखे जा रहे हैं। आलम यह है कि जंगली सूअर किसानों के खेतों में लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ सेब के बगीचों को भी काफ़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। वहीं बात करें ग्राम सभा बड़ा गांव से लेकर परसारी नगर की, तो यहां भी आए दिन जंगली सूअर झुंड बनाकर किसानों के खेतों में भारी संख्या में देखे जा रहे हैं और किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वन विभाग इन जंगली जानवरों को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है और ना ही किसानों को उनके नुकसान हुए फसलों का मुआवजा दे रहा है, जिसको लेकर स्थानीय किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। चोरी की योजना बनाते हुए सितारगंज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सितारगंज पुलिस ने 2 चाकू और 1 कटर मशीन चाबी का गुच्छा भी बरामद किया है। बता दें कि सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए रुद्रपुर प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने चोरियां करना अपने बचाव कबूल किया है और अपने बचाव के लिए चाकू रखने की बात कही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।